हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं फंक्शन। लास्ट का एक छोटा सा वीडियो सेशन था जिसमें हमने फंक्शन से पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन टॉपिक को अपना कंप्लीट कर लिया है। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं फंक्शन। देखो, सेट थ्योरी का मैंने एक वन शॉट वीडियो बनाया था क्योंकि वो टॉपिक ऐसा है। ठीक है, इसका थोड़ा सा कई वीडियो भी हो सकते हैं इसके। ठीक है, तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं फंक्शन। आपको एक बात बता देती हूँ कि सभी टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स के लिए जो बेसिक कोर्स है वो ये चल रहा है, जिसमें हमने सेट थ्योरी कर लिया है, स्ट्रेट लाइन कर लिया है। इसके बाद हम फंक्शन चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, तो सारे टॉपिक्स चैनल पर हो गए हैं बेसिक से बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ से आपके बेसिक्स बहुत अच्छे से हो जाएंगे। इसके बाद आपको एनसीईआरटी करनी है, आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल में से कोई एक बुक करनी है। उसके बाद आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स भी आप कर सकते हो। और उसके बाद आपको यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स के सॉल्यूशन करने हैं, जो कि मेरे ही चैनल पर प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। इतनी चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, आपका ज़रूर क्लियर होगा, चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो। क्योंकि ये जो टॉपिक है सिर्फ केवीएस टीजीटी में नहीं आता, बाकी सभी टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स में ये टॉपिक आता है। ठीक है, तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। ठीक है, रिलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। फंक्शन क्या होता है? एक स्पेशल टाइप का रिलेशन। जैसे कि अगर हम कहें रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, रिलेशन क्या है? ए सेट से बी सेट पे होता है। फंक्शन कहलाता है अगर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। अगर क्या हो, ए सेट के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, एवरी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। दूसरी बात यह है वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है ए सेट के जो फर्स्ट सेट है उसके हर एक एलिमेंट की इमेज हो। दूसरी बात यह है कि इसका कोई भी एलिमेंट खाली ना जाए, दैट मीन्स वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए। हर एक एलिमेंट की इमेज हो और वन एंड ओनली वन इमेज हो, बस ये आपको ध्यान रखना है। तो फंक्शन होता है। जैसे कि हमने जो रिलेशंस पढ़े थे उन पर हम डिस्कस कर लेते हैं। y ग्रेटर देन एक्स हमने रिलेशन पढ़ा था। ठीक है, तो y ग्रेटर देन एक्स, या फिर इसको मैंने x लेस देन y करके समझाया था। तो हमारे पास 1 4, 1 छोटा है 4 से, 1 5 1 6, क्योंकि 1 छोटा है 5 से, है ना। 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6, ये बन गया ये पूरा का पूरा रिलेशन बन गया। ठीक है, क्या ये हमारा फंक्शन होगा? और फंक्शन होगा इस फॉर्म में अगर देखोगे तो 1 जो है 4 5 6 तीनों पे जा रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसकी केवल एक इमेज होगी, वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए। तो 1 की इमेज 4 भी है, 1 की इमेज 5 भी है, 1 की इमेज 6 भी है, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। इसका मतलब R1 जो होगा रिलेशन, वो हमारा फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अगर R2 हमारा था y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री, तो x की वैल्यू 1 रख सकते हैं तो 1 4 आएगा, 2 रखेंगे तो 2 5 आएगा, x की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 6 आएगा। लास्ट क्लास में कराया है सब कुछ। तो 1 की इमेज सिर्फ एक है, 2 की इमेज सिर्फ एक है, 3 की इमेज सिर्फ एक ही है, जो भी है वो एक है। दूसरी बात यह है कि इसके हर एक एलिमेंट की इमेज है। हाँ, हर एक एलिमेंट यानी 1 2 3 की इमेज है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं क्या कि ये जो है हमारा फंक्शन होगा। ठीक है, तीसरा अगर हम देखें y इक्वल्स टू एक्स प्लस फोर, एक्स की वैल्यू 1 2 3 है, y की वैल्यू 4 5 6 है। x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 5 के पास जाएगा, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 6 के पास जाएगा, x की वैल्यू 3 रखेंगे तो 7 आएगा, और 7 हमारा b सेट के अंदर है ही नहीं। तो सिर्फ ये दो ही आने थे रिलेशन में। तो हर ए के हर एक एलिमेंट यानी 1 2 3 तीनों की इमेज नहीं है। ए के हर एक एलिमेंट यानी 1 2 3 तीनों की इमेज नहीं है। 1 की है, 2 की है, बट 3 की नहीं है, इसलिए ये क्या होगा? फंक्शन नहीं होगा। x ग्रेटर देन y, 1 2 3 x है और ये y है 4 5 6, x ग्रेटर देन y है ही नहीं। 1 2 3 बड़ा नहीं है 4 5 6 से, 1 2 3 4 5 6 से बड़ा है ही नहीं। तो कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहा 5। ठीक है, तो ये रिलेशन हमारा 4 था। अब देखो, दूसरे शब्दों में हम ऐसा भी बोल सकते हैं, कोई भी रिलेशन ए से बी की तरफ अगर मैप करता है तो डोमेन ए होना चाहिए। डोमेन जो होगा वो ए होना चाहिए। कोई भी दो एलिमेंट जो होंगे ऑर्डर्ड पेयर के, सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें इन दोनों में 1 4 1 5 में, तो 1 4 1 5 में सेम एलिमेंट हो गया फर्स्ट। अगर कभी भी आपको ऑर्डर्ड पेयर में ऐसे लिखे हुए मिलते हैं तो उनमें जो भी एलिमेंट्स होंगे, जैसे 1 4 1 5 है, इसमें सेम एलिमेंट हो ही नहीं सकता। फर्स्ट एलिमेंट सेम अगर हो गया तो वो फंक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, फंक्शन होगा ही नहीं। नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, ठीक। अब ये सब ये कुछ देखने की जरूरत नहीं है। विजुअलाइजिंग फंक्शन, ये भी आप लोग इतना कुछ करने की जरूरत इसको है नहीं।
ठीक है, ये कुछ पढ़ने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती हूँ। मान लो कोई फंक्शन है आर से आर, एफ एक्स, इसका प्रैक्टिस सेट भी आएगा, वो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, यहाँ से अपना बेसिक कवर कर लो। एफ सच दैट आर टू आर एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू एक्स है। ठीक, तो यहाँ पर मुझे डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स, और एक्स की वैल्यू इसके अंदर से आती है ना, इस वाले के अंदर से आती है, पहले वाले के अंदर से आती है एक्स की वैल्यू। तो ये जो एक्स है, तो ये तो ज़ीरो भी हो सकता है, तो अगर मैंने यहाँ ज़ीरो रख दिया तो ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि फिर फंक्शन ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, है ना। तो यानी अगर मैं इसके डोमेन की बात करूँ तो इसके डोमेन में जो इसका आर है ये डोमेन होगा, इसमें एक्स की वैल्यू ज़ीरो होगी ही नहीं। ठीक है, या फिर हम कहें कि अगर ये है ना, ये जो है इसमें ज़ीरो दिया है और ज़ीरो इसमें रखने पर ये नॉट डिफाइन हो रहा है, इसका मतलब है कि ये फंक्शन है ही नहीं, ज़ीरो की कोई इमेज मिलेगी ही नहीं, तो ये फंक्शन नहीं होगा। हर एक एलिमेंट, इसके हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए थी, इसमें एक ज़ीरो एलिमेंट ऐसा है, ज़ीरो इसमें रखते ही नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो ज़ीरो की हमें इमेज मिलेगी नहीं, तो इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से लिख दूं इसी क्वेश्चन को, इसी को, तो मैंने ये जो डोमेन था उसमें से अब जीरो हटा दिया है, जीरो हटा दिया है, बाकी सब एलिमेंट है बट जीरो नहीं है, क्योंकि ये चीज जीरो पर ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, तो डोमेन आर माइनस जीरो कर दिया, अब ये फंक्शन हो गया है, अब ये फंक्शन हो गया है। वी आर फाइंडिंग एट फंक्शन विच इज एट विच फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, जब भी डिनोमिनेटर में जो चीज़ है उसको जीरो रखो, वहां से एक्स का वैल्यू जो भी मिलेगा उस पर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। जैसे इसमें एक्स प्लस टू है, एक्स की जगह जैसे ही मैं माइनस टू रख दूंगी तो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो इसीलिए क्वेश्चंस में ज़्यादातर आपको मिलता है एक्स नॉट इक्वल टू माइनस टू, एक्स नॉट इक्वल टू माइनस टू, इसी वजह से लिखा मिलेगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू माइनस टू रखने पर ये फंक्शन बचेगा ही नहीं, इस वजह से। ठीक है, जैसे ये है, इसमें एक्स की वैल्यू माइनस टू और माइनस थ्री नहीं रख सकते, अगर इसको फंक्शन आपको कहना है तो आप साइड में ये चीज शो करोगे कि एक्स की वैल्यू माइनस टू और माइनस थ्री नहीं होगी। ठीक है, डोमेन ऑफ फंक्शन का मतलब है सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स एट विच फंक्शन इज डिफाइंड, जिस पर फंक्शन डिफाइन हो। इसमें एक्स की सारी वैल्यू रख दो, कुछ भी रख दो, लेकिन माइनस टू और माइनस थ्री नहीं रख सकते, तो आर में से माइनस टू, आर में से माइनस टू और माइनस थ्री दोनों हटा देंगे, अब ये डोमेन कहलाएगा। ठीक है, रियल वैल्यूड फंक्शन, एक फंक्शन विच हैज आइदर आर और वन ऑफ इट्स सबसेट एट इट्स रेंज। ठीक है, अगर रेंज जो है या तो वो रियल नंबर हो या रियल नंबर का कोई भी सबसेट होगा, तो वो रियल वैल्यूड फंक्शन कहलाता है। ठीक, जो रेंज हम निकालते हैं वो रियल नंबर हो या रियल नंबर का कोई सबसेट, तो रियल वैल्यूड फंक्शन। अगर डोमेन हमारा रियल नंबर हो या रियल नंबर का सबसेट हो, तो वो रियल फंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, रियल फंक्शन। अब कुछ यहाँ पर आपको सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स लिखे हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, आप ये पीडीएफ्स डाउनलोड कर लीजिएगा और इनको प्रिंट आउट करके पढ़ लीजिएगा। सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स, और वीडियो सेशन पसंद आए तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करके जाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कुछ फंक्शंस है, आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या है, आइडेंटिटी, मैं शीशे के सामने खड़ी हूँ तो बिल्कुल मेरे जैसा ही दिखेगा, है ना, तो वही है। कोई फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर पर मैप करता है, और फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स है। फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, यानी रियल नंबर कुछ भी हो। ठीक है, एक्स की वैल्यू चाहे कोई भी रियल नंबर हो, सच फंक्शन इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन, ऐसे फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। हेयर द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन आर रियल, यहाँ पर ये डोमेन है, ये रेंज है, दोनों ही इसके रियल नंबर है। ठीक है, तो जो हमारा इसका ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन होता है, और जो कि ओरिजिन से पास होता है, क्योंकि फंक्शन हमारा एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स है। एफ एक्स को आप वाई भी लिख सकते हो, एफ एक्स को आप वाई भी लिख सकते हो। ठीक है, एफ एक्स को आप वाई भी लिख सकते हो। तो ग्राफ क्या होता है y इक्वल टू एक्स का, हमेशा एक ऐसा स्ट्रेट लाइन होता है जो यहाँ पर भी 45, यहाँ पर भी 45, और ओरिजिन से पास होता है, और ओरिजिन से क्या होता है, पास होता है। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, जैसे मैं कहूँ वाई एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3, 5, 6, अगर मैं कोई भी नंबर कहूँ, फंक्शन कोई नंबर है तो वो कांस्टेंट फंक्शन होता है। तो फंक्शन की वैल्यू अगर कोई कांस्टेंट सी है, एक्स चाहे उसमें कुछ भी रखो, जब है ही यहाँ पर सी तो एक्स कुछ भी हो सी ही आएगा, तो एफ एक्स को वाई भी बोलते हैं, एफ एक्स को क्या बोलते हैं, वाई भी बोलते हैं, तो वाई का वैल्यू सी, और वाई इक्वल टू सी, मान लो वाई की वैल्यू मैंने 3 ही बोल दिया, तो वाई इक्वल टू 3, तो ग्राफ ऐसे जाएगा, वाई इक्वल टू 5 ऐसे जाएगा,
है ना। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जब भी कांस्टेंट फंक्शन होगा रियल से रियल पर मैप y इक्वल टू एक्स प्लस सी, एक्स बिलोंग्स टू आर, सी कोई भी कांस्टेंट होगा, x बिलोंग्स टू आर, हेयर डोमेन ऑफ f इज r एंड इट्स रेंज c। क्योंकि हमेशा c ही आएगा तो रेंज भी c ही हो जाएगी, और इसका जो ग्राफ होगा वो हमेशा ऐसा जाएगा। क्योंकि y इज इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट है, और कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। अगर मैं -1 कहूँगी तो ऐसा जाएगा ग्राफ, -3 कहूँगी तो ऐसा, -1 कहूँगी तो ऐसा, -2 कहूँगी तो ऐसा। गलती से -2 पे बना दिया था, ठीक है। तो ग्राफ इसका हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। पोलिनोमियल फंक्शन कुछ इस टाइप से होता है, रियल से रियल पर मैप, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। पोलिनोमियल फंक्शन होता है a नोट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर अप टू an x की पावर n, जहाँ पर n हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। नॉन नेगेटिव यानी जो x की पावर है, जो x की पावर है वो n हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। क्या होता है वो हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब 0 1 2 3 4 ये सब, ठीक है। जितने भी a1 a2 a3 a नोट ये जितने भी हैं a1 a2 a3 an, ये सब के सब कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन जो पावर है x की वो हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर, दैट मीन 0 1 2 3 4 5 6 ऐसा होगा। फंक्शंस डिफाइंड बाय, जैसे मैंने ये कोई फंक्शन, मेरा स्पीड थोड़ा सा इस वीडियो को आपको तेज लग सकता है तो आप स्पीड स्लो भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये चैप्टर ध्यान से अगर फोकस लगा करके सुनोगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, बेसिक यहाँ से क्लियर हो जाएगा। फंक्शन डिफाइंड बाय दिस, इसमें जो एक्स की पावर है वो 0 1 2 3 सी टाइप का है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसमें अगर देखा जाए तो एक्स की पावर 4 है, यहाँ एक्स की पावर 1 है, तो ये भी कैसा होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। नंबर कुछ भी हो सकता है, एक्स के साथ में इनटू में जो है वो कुछ भी हो सकता है रियल नंबर, बट पावर 0 1 2 3 4 इस टाइप का ही होगा। इसमें अगर देखा जाए तो एक्स की पावर फ्रैक्शनल आ गई है, 2/3 है, 2/3 नहीं हो सकती है, 2/3 नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होगा। रैशनल फंक्शन का मतलब है दो फंक्शंस को अगर डिवाइड कर दें, एफ एक्स अपॉन जी एक्स अगर हम करते हैं तो उसको रैशनल फंक्शन कहा जाता है, और दोनों ही फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शंस होंगे। एफ एक्स भी अपने आप में पॉलिनोमियल, जी एक्स भी पॉलिनोमियल, बट जी एक्स जो होगा वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0, विल नॉट इक्वल टू 0। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन होता है रियल से रियल पर मैप करेगा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स, एक्स की वैल्यू रियल नंबर होगी कोई भी, इसको हम मॉड्यूलस फंक्शन भी कहते हैं। चाहे कोई भी एक्स का वैल्यू हो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, एक्स का वैल्यू चाहे कुछ भी हो, ठीक है। सॉरी ये लाइन आगे की उसमें है, इसको मैं बता देती हूँ, पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो जो हमारा मॉडुलस फंक्शन होता है वो होता है मॉड एक्स, ठीक है। अगर एक्स की वैल्यू होती है ग्रेटर देन, अगर एक्स की वैल्यू होगी 0 तब तो ये चीज़ 0 आएगी, क्लियर। लेकिन अगर एक्स की वैल्यू में -1 -2 -3 रखूँ तो -1 का मॉड 1 होता है, -2 का मॉड 2 होता है, -3 का मॉड 3 होता है। तो x की वैल्यू जब भी मैं 0 से छोटी रखूंगी तो जो हमारा मॉड, जो हमने ये x रखना है, इसके अंदर जो चीज़ ये रखनी होती है ये नेगेटिव होती है। जब भी हम x की वैल्यू लेस देन 0 ले रहे हैं तो इसके अंदर जो चीज़ रखनी है वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है। दूसरी बात, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो ये जो होगा ये हमारा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, तब x रहेगा। ग्राफ कैसे होता है इसका, देखो भाई, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स और -x, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब x लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूंगी तो 0 ही मिलेगा, ये वाला पॉइंट मिल गया। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, मैं एक बार आपको क्लियरली बता देती हूँ, दोबारा से सुन लो। फंक्शन है ये, ठीक है। अब x की वैल्यू 0 रखूंगी तो मुझे 0 ही मिलेगा, तो 0 0 मिल गया। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखती हूँ, 1 यानी पॉजिटिव, अगर x पॉजिटिव होगा तो ये एक फंक्शन काम करेगा, x की वैल्यू 1 तो एफ एक्स की वैल्यू 1, तो 1 1 पॉइंट। जब मैं x की वैल्यू 2 रखूंगी
2 रखूंगी तो x ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स यही फंक्शन फिर से काम करेगा। इसका मतलब x का वैल्यू 2 तीनों पॉइंट मिला दिया, ये लाइन बन गया। जब x का वैल्यू मैं -1 रखूंगी तो x नेगेटिव है, तो यहाँ पर -1 रखना है, माइनस x की जगह पे माइनस में 1 रखना है, तो कितना आएगा 1, तो x का वैल्यू 1, ये पॉइंट मिलेगा। जब मैं x का वैल्यू -2, दैट मीन्स x लेस देन 0, तो x की जगह पे यहाँ पे -2, fx क्या है, x की जगह पे -2, तो ये +2 आएगा, तो ये वाला पॉइंट मिलेगा, मतलब ये वाला पॉइंट, ये -2 है यहाँ, तो ये वाला पॉइंट, ठीक है, इनको मिला देंगे। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ बन जाता है। तो आपको ध्यान रखना है ये 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 क्या होगा, मॉड एक्स का ग्राफ होगा, मॉडुलस फंक्शन होगा, या फिर इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको सीधा सीधा याद होना चाहिए मॉड एक्स का ग्राफ क्या होता है, ये जो बना हुआ है वही होता है, आपको सीधा याद होना चाहिए, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी ये सब पढ़ने में आपके बहुत काम आएगा। नेक्स्ट होता है सिग्नम फंक्शन या साइन फंक्शन। अब सिग्नम फंक्शन और साइन फंक्शन क्या है कि इसमें क्या होता है, फंक्शन जो होता है वो मॉड एक्स अपॉन एक्स होता है। अब हमने खुद ही अभी पढ़ा है क्या कि ये जो मॉड एक्स है वो अगर x ग्रेटर देन 0 होगा तो मॉड एक्स की जगह पे x रखेंगे, नीचे x, तो इसकी वैल्यू 1, तो x ग्रेटर देन 0 पर मॉड एक्स अपॉन एक्स 1 होता है। अगर x लेस देन 0 होगा तो मॉड एक्स की जगह पे -x आ जाएगा, इस मॉड एक्स की जगह पे -x आया, उस केस में -1, और जब 0 रखते हैं तो ये 0 होता है, ठीक है। ये मत सोचना नॉट डिफाइन वगैरह, जब 0 रखते हैं तो ये जो फंक्शन है वो 0 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको सिग्नम फंक्शन, साइन फंक्शन या एस जी एन एक्स इस तरीके से लिखा हुआ ये फंक्शन पता चल गया। इसको सिग्नम फंक्शन कहते हैं। इसका जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है, मतलब इसमें कहीं पर भी आप कुछ भी रख सकते हो एक्स, ठीक है। एक्स की वैल्यू 0, 1, 2, 3 सब में कोई दिक्कत नहीं है। रेंज सेट, क्योंकि इसमें फंक्शन की वैल्यू सिर्फ ये 3 आती है, 1, -1, 0, ये 3 ही आती है फंक्शन की वैल्यू, तो रेंज सेट में इसके सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स आएंगे, 3 ही एलिमेंट्स आएंगे। ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन, अब ग्राफ इसका हम कैसे बनाएंगे देखो, जो है हमारा फंक्शन सिग्नम फंक्शन, इसकी वैल्यू -1 है जब x लेस देन 0 है, x इज इक्वल्स टू 0 पर 0 है, x ग्रेटर देन 0 पर 1 है। तो x इक्वल्स टू 0 पर तो ये हो गया, रेड कलर से देखना आप, x इज इक्वल्स टू 0 पर ये, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पर 1, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पर 1, तो ये बनेगा। यहाँ पे ये खाली सर्कल क्यों बनाया गया है, डार्क क्यों नहीं किया इसको, क्योंकि x इज इक्वल्स टू 1 पर, x इक्वल्स टू 0 पर तो ये 0 आया हुआ है, लेकिन x इक्वल्स टू 0 पर यहाँ खाली बनाने का मतलब है x इक्वल्स टू 0 पर यहाँ कोई वैल्यू है ही नहीं, और यहाँ हमने लाइन बनाई x इक्वल्स टू, यहाँ जो वैल्यू उसके लिए ये वैल्यू है, यहाँ जो वैल्यू उसके लिए ये वैल्यू है, यहाँ जो वैल्यू उसके लिए ये वैल्यू है, तो इसलिए ये बना है, ठीक है। x की वैल्यू लेस देन 0 जब भी रखेंगे तो लेस देन 0 पर यहाँ पर तो कुछ नहीं होगा, 0 पर तो यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन लेस देन 0 जब भी x की ये वैल्यूज रखी जाएंगी तो फंक्शन का ग्राफ ऐसे बनेगा, फंक्शन का क्या ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्लोर फंक्शन, स्टेप फंक्शन, ये क्या होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को कुछ ऐसे लिखा जाता है, ब्रैकेट के अंदर x जहां पर कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है assumes the value of greatest integer less than or equal to x। अब इसका क्या मतलब है, such a function is called greatest integer function। अब समझो देखो होता क्या है, ग्राफ से समझना, ये ग्राफ है इसका बना हुआ। अगर हमारे पास ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, x का वैल्यू 0 रखूंगी तो इस ये मेरा फंक्शन है, x का वैल्यू 0 रखूंगी तो मुझे 0 मिलेगा, इसलिए यहाँ पर 0 पर 0, ये जो डार्क कलर का रेड कलर का डॉट है ये 0 पर 0 वैल्यू ही शो कर रहा है। अगर x का वैल्यू मैं 0 ये रहा, 1 ये रहा, -1 ये रहा, 2 ये रहा, -2, यहाँ से बहुत इजीली समझ में आएगा।
अगर मैं x का वैल्यू 0 से 1 की कोई भी बीच की वैल्यू रखूं, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब है अगर आप इस ब्रैकेट के अंदर कभी भी कोई भी इंटीजर रखोगे तो वही इंटीजर आना है, कभी भी कोई भी इंटीजर रखोगे तो वही इंटीजर आना है, ठीक है। लेकिन अगर इस ब्रैकेट के अंदर मैं कोई भी इंटीजर ना रख करके कभी 0 से 1 के बीच की वैल्यू, कभी 1 से 2 के बीच की वैल्यू, कभी 0 से -1 के बीच की वैल्यू, कभी -1 से -2, कभी 9 से 10 के बीच की वैल्यू, कभी -9 से -10 के बीच का वैल्यू, कभी -9 से -8 के बीच का वैल्यू अगर मैं रखूँ तो क्या होगा, वही चीज़ है जो हमारे काम की है। अगर मैं यहाँ पर 0 से 1 के बीच का कोई भी वैल्यू रखूँ तो उससे छोटा इंटीजर कितने सारे हैं, बहुत सारे हैं। देखो जो ग्रीन पॉइंट से मैं शो कर रही हूँ वो ध्यान रखना, 0 से 1 के बीच में यहाँ इंटीजर लेती हूँ, इससे छोटे इंटीजर कितने हैं, 0 है, -1 है, -2 है, -3 है, बहुत सारे। उन सब में सबसे बड़ा इंटीजर 0, तो 0 से -1 के बीच की वैल्यू कोई भी रखोगे, 0 से -1 के बीच की कोई भी वैल्यू रखोगे, y का वैल्यू यानी फंक्शन का वैल्यू 0 ही आएगा। अगर x का वैल्यू 1 रखते हो तो y का वैल्यू 1, तो इसलिए पॉइंट ये मिलेगा, ठीक। 1 से 2 के बीच की कोई भी वैल्यू रखोगे, 1 से 2 के बीच की वैल्यू ये वाली, तो इससे छोटे कितने इंटीजर है, 1 है, 0 है, -1 है, -2, उनमें सबसे बड़ा -1, उसमें सबसे बड़ा 1। तो 1 से 2 के बीच की कोई भी वैल्यू अगर हम रखते हैं, ग्राफ में देखना 1 से 2 के बीच की अगर कोई भी वैल्यू हम रखते हैं तो हमें आंसर 1 मिलेगा, इस वजह से यहाँ पर ये लाइन बनी है। 2 रखोगे तो 2 ही मिलेगा, 2 से 3 के बीच की कोई भी वैल्यू अगर रखोगे तो 2 ही मिलेगा, 3 से 4 के बीच की कोई भी वैल्यू रखोगे तो 3 ही मिलेगा, ठीक है। ठीक, अब 0 से -1 के बीच का कोई भी वैल्यू रखो, अब देखो ये है 0, ये -1, ये -2, 0 से -1 के बीच की ये वैल्यू मैंने रखी, तो इससे छोटे बहुत सारे इंटीजर, उसमें सबसे बड़ा -1, तो 0 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू रखोगे तो आंसर क्या आएगा, -1। आंसर क्या आएगा, -1। यहाँ पे सर्कल, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू है नहीं, 0 पे तो 0 हो चुका है। -1 पे क्या आएगा, -1, -2 पे क्या आएगा, -2, -3 पे क्या आएगा, -3। जब भी -1 से -2 का बीच का कोई भी वैल्यू रखोगे तो यहाँ कोई वैल्यू है, इससे छोटे इंटीजर ये रहे बहुत सारे, -2, -3, उसमें सबसे बड़ा -2। आंसर क्या होगा, अगर इसके बीच की कोई भी वैल्यू रखोगे, -1 से -2 का बीच के कोई भी वैल्यू रखते हो तो आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, -2, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक। तो -1 से 0 के बीच का कोई भी वैल्यू रखते हैं, -1 आएगा, 0 से 1 का बीच का कोई भी वैल्यू रखेंगे, 0 आएगा, 1 से 2 के बीच का कोई भी वैल्यू रखेंगे, 1 आएगा, 2 से 3 के बीच का कोई भी वैल्यू रखेंगे, 2 आएगा। बस इसको आप ऐसे समझ लो, 1, 2, 0, -1, यहाँ से समझ लेना मैंने ये वाली वैल्यू ली, इससे छोटे इंटीजर बहुत सारे हैं, उसमें सबसे बड़ा ये, तो 1 से 2 के बीच की कोई भी वैल्यू हो, हमेशा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा, मैंने ये वाली वैल्यू ली। इससे छोटे इंटीजर 0 है, -1 है, सबसे बड़ा इंटीजर 0, तो यहाँ 0 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही होगा, ठीक है। फिर मैंने 0 से -1 के बीच की वैल्यू ये ली है, 1 -1.5 हो, -1.6 हो, -1.9 हो, इसमें देखो सबसे छोटा -2 भी होगा, बहुत सारे इंटीजर, लेकिन उसमें सबसे बड़ा -1, तो आंसर क्या आएगा, -1। नंबर लाइन से आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। डार्क सर्कल का मतलब है कि -1 पे -1 ही है, इस सर्कल का मतलब है 1 पर नहीं है यहाँ वैल्यू। लीनियर फंक्शन होता है, ये लीनियर फंक्शन लाइन का ही इक्वेशन हो, लाइन का ही फंक्शन है, ठीक है। लीनियर फंक्शन मतलब लाइन का ही फंक्शन होगा जहाँ m और c कांस्टेंट होते हैं, जैसे हमने फंक्शन x प्लस 10 बना दिया तो fx की जगह पे x प्लस में 10 भी हम लिख सकते हैं। जीरो फंक्शन का मतलब है fx हमारा क्या होगा, जीरो, x की वैल्यू चाहे कोई भी रियल नंबर हो तो इसको हम जीरो फंक्शन कहते हैं। fx जीरो का मतलब है y इज इक्वल्स टू जीरो, y इज इक्वल्स टू जीरो होती है x एक्सिस, fx इज इक्वल्स टू जीरो का मतलब है fx इक्वल्स टू जीरो यानी y इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो का मतलब है x एक्सिस, ठीक है।
और इसका जो रेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 0 ही आना है, तो रेंज सेट क्या होगा, 0 ही होगा, एक ही एलिमेंट होगा, वो भी 0 ही होगा। ठीक है। एफ इज मैनी वन। मैनी वन का मतलब ये है कि भाई मैनी जो है वो 1 के पास जा रहे हैं, मतलब इधर तो x में तो पूरे के पूरे रियल नंबर भरे पड़े हैं और इधर सिर्फ 0 ही है। 1 भी 0 के पास, 2 भी 0 के पास, 3 भी 0 के पास, -1 भी 0 के पास, 0 भी 0 के पास। तो मैनी एलिमेंट्स 1 के पास जा रहे हैं, इसलिए हम इसको मैनी वन भी बोलते हैं। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन को ऐसे लिखा जाता है, सीलिंग कहाँ होती है, ऊपर, तो इसलिए ऊपर ये लाइन ऐसे बनाई गई है। इसको सीलिंग फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। ठीक है। सीलिंग फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसमें क्या होता है, देखो लाइन लिखी है, वेयर, थर्ड लाइन देखो, दिस डिनोट्स द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू x। अब ये लाइन समझ में आई हो ना आई हो। ठीक है। इसमें क्या होगा, देखो भाई, जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था ना, इसमें हमेशा जो रेंज आएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसकी वैल्यू हमेशा रियल इंटीजर होती है। तो इसी वजह से जो रेंज होगा हमेशा यहाँ पर जो रेंज होगा वो इंटीजर होगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर इसकी जो वैल्यू होती है कोई भी इंटीजर ही होगा, इस वजह से तो इंटीजर्स हो जाती है रेंज। ऐसे ही जो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसमें भी इसकी जो वैल्यू आती है कोई भी इंटीजर ही आएगा, इसलिए इसकी रेंज भी इंटीजर ही होती है। ठीक है। तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इंटीजर यानी z, डोमेन क्या है r, रियल नंबर चाहे कुछ भी रखो वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब देखो एक चीज बहुत छोटी है जो आपको बहुत इजीली याद हो जाएगी। जब आपको किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखना हो, जैसे 6.2 का मुझे स्मॉलेस्ट इंटीजर लिखना है, तो 6.2 से बड़े इंटीजर्स कौन होंगे, 7 होगा, 8 होगा, 9, उन सब में सबसे छोटा, इसीलिए स्मॉलेस्ट इंटीजर कहते हैं। तो आप उल्टा याद कर लो, अगर स्मॉलेस्ट इंटीजर निकालना है तो ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है उससे बड़ा लिख दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है तो ब्रैकेट के अंदर जो छोटा लिखा है उससे छोटा लिख दो। ग्रेटेस्ट में क्या लिखोगे भाई, देखो पीछे मैंने लिखा 0.5, इसका ग्रेटेस्ट बताना है। ग्रेटेस्ट में क्या करो, इससे जस्ट छोटा इंटीजर लिख दो। मैंने लिखा 2.5, ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ इसका, इससे जस्ट छोटा इंटीजर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जस्ट छोटा लिख दो। ठीक है। और स्मॉलेस्ट इंटीजर 6.2 से जस्ट बड़ा, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में जस्ट बड़ा लिख दो। 6.2 से बड़ा 7, 5.7 से बड़ा 6, 4 तो 4 ही होगा। अगर ब्रैकेट के अंदर इंटीजर है तो वो इंटीजर ही रहेगा, चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे जीरो हो, तो वो वही रहेगा। ठीक है। स्मॉलेस्ट इंटीजर में बड़ा लिख दो जस्ट उससे, ग्रेटेस्ट इंटीजर में जस्ट छोटा लिखो। ठीक है। ये है, देखो 0 पे तो 0 ही आएगा, 1 पे 1 आएगा इसलिए डार्क बनाया है, 2 पे 2 आएगा, 3 पे 3, -1 पे -1, -2 पे -2, तो डार्क इसी वजह से बनाया है कि इंटीजर पे इंटीजर ही आया है। लेकिन कोई भी वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच की मैं रखती हूँ, मैंने रखा 0.5, तो इसका स्मॉलेस्ट इंटीजर, स्मॉलेस्ट बोलते ना, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा, इससे बड़ा इंटीजर 1 है, 2 है, 3 है, बहुत सारे हैं, उन सब में सबसे छोटा, इसी वजह से स्मॉलेस्ट इंटीजर बोल रहे हैं। तो हम बस ये दिमाग लगाना है कि अगर अगर हमसे स्मॉलेस्ट पूछा है ना, तो जस्ट उससे बड़ा, तो 0.5 से बड़ा जस्ट 1 होगा। ठीक है। तो 0 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू हो 1 आंसर आएगा, 1 से 2 के बीच की कोई भी वैल्यू हो 2 आंसर, 2 से 3 के बीच की कोई भी वैल्यू हो 3 आंसर, 0 से -1 के बीच की वैल्यू कुछ भी हो 0 ही आएगा, क्योंकि 0 से -1 के बीच की कोई भी वैल्यू अगर रखोगे, 0 से -1 के बीच की 0 से -1 के बीच की वैल्यू कुछ भी अगर हम रखें, 0 से -1 के बीच की कुछ भी वैल्यू अगर हम रखें, तो स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या कहेगा, 0 ही आंसर आएगा। ठीक है। -1 से -2 के बीच की कोई भी वैल्यू रखें तो क्या आएगा, -1 आएगा।
बड़ा आएगा ना इसमें। तो -2 से -3 के बीच की कोई भी वैल्यू है तो उसमें उससे जस्ट बड़ा तो -2 होगा, तो y की वैल्यू -2 आएगी। ठीक है, ठीक है। टाइप्स ऑफ फंक्शन में क्या होता है, ऑन टू फंक्शन। अब फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई सेट टू बी ऑन टू और सर्जेक्टिव दोनों का मीनिंग सेम है। इफ एवरी एलिमेंट इन वाई, सीधी सीधी बात है, एक सेट ये है दूसरा सेट ये है, मैपिंग हो रही है। अगर इस दूसरे वाले सेट का जो कि हमारा कोडोमेन होता है, क्या होता है हमारा कोडोमेन, अगर इस दूसरे वाले सेट का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं जाता है तो ऑन टू है। सिंपल लैंग्वेज में ये है, मैपिंग होती है ए से बी, तो बी अगर खाली नहीं जाता है मतलब बी में जितने भी एलिमेंट हैं उनकी एक प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। यहाँ 1 2 3 है, यहाँ 4 5 6 है, इसकी प्री इमेज, इसकी प्री इमेज, इसकी प्री इमेज, तो इसका कोई भी एलिमेंट खाली नहीं गया, इसका मतलब है ये ऑन टू है। ठीक है, और इसका अगर कोई खाली चला गया फर्स्ट वाले का तो फंक्शन होगा ही नहीं। ये है सिंपल लैंग्वेज में, मेरी अपनी लैंग्वेज में। ठीक, अब यहाँ लिखा है एक सेट ये है, एक सेट ये है, एक्स से वाई पे ऑन टू और सर्जेक्टिव तब होगा इफ एवरी एलिमेंट इन वाई, इधर का हर एक एलिमेंट की इमेज हो पीछे, एटलीस्ट वन इमेज तो हो ही हो। यानी इस केस में जो इस ये कोडोमेन होगा, जो कि कोडोमेन हमारा वाई है, वही हमारा रेंज हो जाए। रेंज और कोडोमेन बराबर हो गए तो हम ऑन टू कह देते हैं। जैसे ए बी सी डी है, पी क्यू आर है। अब यहाँ पर देखो, ए पी के पास गया है, सी भी पी के पास, बी क्यू के पास, डी आर के पास, तो इधर का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचा। और इधर के हर एक एलिमेंट की एटलीस्ट एक इमेज होनी चाहिए। इसकी इमेज ये भी है, इसकी में सॉरी प्री इमेज होनी चाहिए, इसकी में प्री इमेज ये है, इसकी प्री इमेज ये है, दो हो गई, कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट वन होनी चाहिए। इसकी इमेज प्री इमेज ये है, इसकी प्री इमेज ये है, तो ये क्या है, ऑन टू है। इफ द फंक्शन इज नॉट ऑन टू तो उसको इनटू कहते हैं। क्या कहते हैं, इनटू। ठीक है, इधर वाला सेट का कोई एक आधा एलिमेंट बच गया, मान लो एस बच गया, एस की कोई प्री इमेज है ही नहीं, तो अब इनटू हो गया वो। 1 1 का मतलब है कि भाई एक आदमी एक के पास ही जाएगा। 1 1 का मतलब है ये इसके पास, ये इसके पास, ये इसके पास, और ये फिलहाल नहीं है। एक एलिमेंट अगर एक के पास ही जाता है उसे इंजेक्टिव कहते हैं, इंजेक्टिव, या फिर 1 1 कहते हैं। हम कह सकते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होती है। इसको सॉल्व करने के लिए ये दो तरीके यूज किए जाते हैं। अगर x1 x2 बराबर है तो उनका इमेज x1 के लिए जो इमेज और x2 के लिए इमेज होगी वो भी बराबर होंगी। अगर x1 x2 बराबर नहीं है तो x1 के लिए इमेज और x2 के लिए इमेज भी बराबर नहीं होगी। डिफरेंट एलिमेंट की इमेज अगर डिफरेंट होती है तो हम बोलते हैं फंक्शन ऑन टू होगा, 1 1 होगा। अगर 1 1 नहीं होगा तो मैनी वन होगा, मैनी वन अभी बताया था। 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस कहते हैं बाइजेक्टिव को। बाइजेक्टिव का मतलब है इंजेक्टिव सर्जेक्टिव 1 1 ऑन टू दोनों होना चाहिए। 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब बाइजेक्टिव, बाई मतलब दो होता है, यानी दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, इंजेक्टिव भी और सर्जेक्टिव भी, यानी 1 1 भी और ऑन टू भी। जैसे ए बी सी डी, पाई में पी क्यू आर एस है, तो देखो एक एक के पास ही जा रहा है तो 1 1 हो गया, इधर का कोई एलिमेंट खाली नहीं है तो ऑन टू भी हो गया। 1 1 ऑन टू दोनों है, इसका मतलब बाइजेक्टिव है। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ मैं बता चुकी, इसको करने का कोई फायदा नहीं है, ये भी कोई करने का कोई फायदा नहीं है, ये सब समझने की चीज़ें हैं, मैंने समझा दिया जो चीज़ें हैं, आप इसमें देखोगे तो शायद समझ में आ जाए। अब देखो यहाँ पर ए सी डी तीनों ही क्यू के पास चले गए तो ये मैनी वन हो गया। और इधर ये, इसका कोई एलिमेंट खाली नहीं जाना चाहिए, अगर चला गया तो फंक्शन नहीं रहेगा, फंक्शन नहीं रहेगा। ठीक है, देखो तीनों इसके पास तो मैनी हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये क्या हो गया, मैनी वन। ठीक है, और इधर का कोई एलिमेंट खाली है ही नहीं तो ये ऑन टू भी है। ठीक, अब यहाँ पे देखो ए पी के पास, सी भी पी के पास, तो ये मैनी हो गया। बी एस के पास, बी आर के पास, डी क्यू के पास। ठीक है, तो ये क्या हुआ, मैनी वन। एस खाली चला गया तो ये ऑन टू नहीं रहा, इन टू रह गया। एस की कोई भी प्री इमेज नहीं है, एस पीछे किसी से भी रिलेट नहीं कर रहा है तो इन टू हुआ है ये। ठीक है, इसमें एस खाली चला गया है तो ये ऑन टू नहीं हुआ, इन टू हो गया। ठीक है, इसमें एक एक के पास ही जा रहा है तो 1 1 और ऑन टू भी, क्योंकि उधर वाला एलिमेंट कुछ भी खाली नहीं है। एक होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्शनल पार्ट में क्या होता है,
x में से उसी का ही ग्रेटेस्ट, जैसे मैं कहूँ 2.5 तो इसमें फ्रैक्शनल पार्ट 0.5 है, 3.7 फ्रैक्शनल पार्ट 0.7 है। समझ गए होंगे अब तो बस फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है। तो किसी भी, मान लो 3.5 है, 3.5 में से उसी का ही ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस कर दूँ। ग्रेटेस्ट में क्या करते हैं, अगर मुझे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है तो जस्ट इससे छोटा इंटीजर कौन होगा, 3, कितना आएगा 0.5। तो यही तो है फ्रैक्शनल पार्ट। इसमें डोमेन क्या होता है, एक्स की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, मतलब रियल नंबर कुछ भी रख सकते हैं, और फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। अगर मैं लिखूँ 3 तो 3 में पॉइंट समथिंग कुछ लिखा है, कुछ नहीं है, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा। ठीक है, अगर मैं 3.1 लिखूँ तो फ्रैक्शनल पार्ट 0.1, 3.2 लिखूँ तो फ्रैक्शनल पार्ट 0.2। तो जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसकी वैल्यू हमेशा 0 भी हो सकती है और 0 से 1 के बीच में, 1 कभी नहीं होगी। अगर 1 हो गया तो फिर वो पूरा इंटीजर बन जाएगा ना, पूरा नंबर बन जाएगा, फिर वो फ्रैक्शनल पार्ट बचेगा कहाँ। तो जो भी फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसका जो रेंज होता है वो कुछ ऐसा होता है, 0 तो हो सकता है क्योंकि जितने भी इंटीजर्स होंगे 2, 3, 4, 5 इनमें कुछ फ्रैक्शनल पार्ट है ही नहीं, तो इनके लिए 0, बाकियों के लिए नहीं। ठीक है, अब देखो 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा, 2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, 3 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, -1 का 0, -2 का 0, -3 का भी, -1, -2, -3 का भी फ्रैक्शनल पार्ट 0। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे, 0 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू है, 0.5 है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.5, इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.5, तो इस 0.5 के लिए यहाँ 0.5 तो ये मिला पॉइंट, 0.6 के लिए फ्रैक्शनल पार्ट 0.6 तो ये रहा 0.6, 0.2 अगर है, 0.2 के लिए फ्रैक्शनल पार्ट 0.2 ही मिलेगा, तो पॉइंट्स ये मिलेंगे, इनको ऐड कर देंगे। ठीक है, और 1 के लिए फ्रैक्शनल पार्ट 1 ही है तो यहाँ पे खाली बनाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ मान लो 1 है, 1 है यहाँ पर तो 1 शो हो जाएगा, 1 नहीं शो करना है, इसलिए यहाँ पे सर्कल बनाना पड़ेगा, जो रेड कलर से सर्कल बनाया है। 1 से मान लो यहाँ 1.5 है, 1.5 का फ्रैक्शनल पार्ट ठीक है, 1.5 का फ्रैक्शनल पार्ट इसको ऐसे शो नहीं करते, ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का तरीका था। ठीक है, मैं फ्लो में कर गई, अगर गलत हुआ तो ध्यान रखना, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर था। 1.5 का फ्रैक्शनल पार्ट, 1.5 में से 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस करो, 1.5 माइनस 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर कह रही हूँ तो जस्ट इससे छोटा 1 कितना आएगा 0.5, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट है किसका, 1.5 का। तो 1.5 कहाँ, 0.5 तो यहाँ होगा ना, तो यहाँ मिलेगा पॉइंट। ठीक है, 1.6 के लिए 0.6 तो यहाँ मिलेगा, मिलाया इनको, ये बन गया। ठीक है, ये बन जाएंगे ग्राफ्स। रेसिप्रोकल फंक्शन होता है 1/x, यहाँ पर x कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। रेसिप्रोकल फंक्शन का जो ग्राफ होता है कुछ इस टाइप से होता है, ये कभी भी 0 को टच नहीं करता है क्योंकि x की वैल्यू 0 हम इसमें रखेंगे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो इसलिए इसका जो डोमेन होता है वो रियल नंबर -0 होता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x होता है, डोमेन इसका रियल नंबर होता है, x की जगह पे कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं और ऐसे बनता है ये। ठीक है, तो रेंज क्या आ रही है, रेंज y की जो वैल्यू है वो रेंज है, क्या आ रही है, पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव आ रही है, ऊपर की तरफ, ये नेगेटिव नहीं आएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, लॉग एक्स जो डिफाइन होता है वो तभी डिफाइन होता है जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो, x की वैल्यू 0 से बड़ी हो, 0 पर भी डिफाइन नहीं होता। लोगरिथम जो होता है वो x ग्रेटर देन 0 पर, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये ध्यान रखने। रैशनल फंक्शन मैंने आपको बता दिया है। स्क्वायर फंक्शन कुछ ऐसा होता है, स्क्वायर फंक्शन मतलब पैराबोला, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, डोमेन भी रियल, ये भी रियल। ठीक है, रेंज इसकी हमेशा पॉजिटिव नंबर्स होगी, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर है ना, तो किसी भी नंबर को रखो एक्स की जगह पे, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। 0 रखोगे तो 0 आएगा, तो इसलिए जो इसकी रेंज होती है वो 0 से इनफाइनाइट तक होती है, इसलिए जो इसकी रेंज होती है वो 0 से इनफाइनाइट तक होती है। पैराबोला का जो ग्राफ होता है ऐसा होता है, स्क्वायर फंक्शन y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर।
स्क्वायर रूट फंक्शन होता है ऐसा। स्क्वायर रूट फंक्शन कुछ ऐसा होता है, स्क्वायर रूट फंक्शन कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अब अंडर रूट के अंदर अगर कोई चीज रखी जाती है तो वो पॉजिटिव ही हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती, इसीलिए स्क्वायर रूट फंक्शन का डोमेन रियल नंबर पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। और जो इसका रेंज होता है वो रियल नंबर होगा, रेंज क्या होगा, रियल नंबर होगा, ये भी पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, नेगेटिव नहीं होगा, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो डोमेन भी 0 से इन्फिनिटी, रेंज भी 0 से इन्फिनिटी, 0 भी रख सकते हो, अगर 0 रखोगे तो 0 ही मिलेगा ना, तभी तो ये पॉइंट आएगा। क्यूब फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्यूब एक्स क्यूब होता है, आर टू आर, रियल टू रियल जाता है, ग्राफ कुछ ऐसा होता है जैसा बना हुआ है सामने। क्यूब रूट फंक्शन एक्स की पावर 1/3 इस तरीके से होता है जो सामने है, ठीक है। पावर फंक्शन का मतलब है एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3, एक्स की कुछ भी पावर कर दो रियल नंबर, वो पावर फंक्शन हो गया। इवन एंड ऑड फंक्शन ये बहुत काम आते हैं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में भी इसका बहुत काम है। अगर मान लो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कोई फंक्शन है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, एक्स की वैल्यू अगर नेगेटिव रखूंगी तो भी एक्स स्क्वायर ही रहेगा। तो अगर किसी भी फंक्शन में एक्स की जगह पे माइनस एक्स रख दिया जाए और उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, तब इवन। एफ एक्स में एक्स की जगह पे माइनस एक्स रखने पर फंक्शन में कोई भी चेंज ना आए, वापस वो एफ एक्स ही आए, तो वो होता है हमारा इवन फंक्शन, ठीक है, ठीक है। अगर फंक्शन में x की जगह पे माइनस एक्स रखने पर ये माइनस किसी भी तरीके से बाहर आ जाए, तो ये होता है हमारा ऑड फंक्शन, ये होता है हमारा ऑड फंक्शन, जैसे कि ये वाला देखो, एक सेकेंड, हाँ, जैसे कि ये वाला फंक्शन देखो, अगर इसमें मैं x की जगह पे माइनस एक्स रखूं और अब कॉमन ले लूं, तो क्या होगा, माइनस एफ एक्स आ गया ना, ये क्या आ गया, माइनस में एफ एक्स, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ऑड फंक्शन, ठीक है। ऐसे ही ये है, इसमें भी माइनस कॉमन हो जाएगा। इक्वल फंक्शन, दो रियल वैल्यूड फंक्शन जब भी इक्वल होते हैं तो उनमें पहली बात डोमेन बराबर होना चाहिए, दूसरी बात दोनों फंक्शंस बराबर होने चाहिए फॉर ऑल डोमेन, ठीक है। डोमेन बराबर हो और फंक्शन बराबर हो तब बराबर होंगे। जैसे एफ एक्स ये कहा है, जी एक्स ये कहा है, दोनों इक्वल है, नहीं है इक्वल। क्यों इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है, क्योंकि इसमें x की जगह पे नीचे जैसे ही -1 रखोगे, x की जगह पे जैसे ही नीचे -1 रखोगे तो दिक्कत है। तो इसका डोमेन है रियल माइनस -1 और इसका जो डोमेन है वो x की जगह पे पूरा रियल नंबर है, तो ये दोनों इक्वल फंक्शंस नहीं है, डोमेन भी बराबर होने चाहिए, इसमें x की वैल्यू -1 रखने पर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। पीरियोडिक फंक्शन, फंक्शन इज सेड टू बी पीरियोडिक विद पीरियड c with period alpha, sorry alpha, if fx plus alpha is equals to fx, fx plus alpha करने पर fx ही आता है, तो अल्फा जो होना चाहिए लीस्ट पॉजिटिव होना चाहिए, तो उसे पीरियोडिक कहते हैं। जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स, ये सब क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है 2 पाई के। टेन एक्स कॉट एक्स क्या है, पीरियोडिक। साइन का जो ग्राफ होता है ना, उसे आप देखोगे 0 से 2 पाई के बीच में जो ग्राफ बन गया, फिर 2 पाई से 4 पाई के बीच में बनेगा, फिर 4 पाई से 6 पाई के बीच में बनेगा, ठीक है। तो छोटा ये है, सबसे लीस्ट देखना है तो 0 से 2 पाई, तो 2 पाई सबसे छोटा है, तो साइन कॉस सेक कॉसेक ये चारों होते हैं 0 से 2 पाई में, जितना ग्राफ इनका बन गया है वही बार बार रिपीट होता रहेगा। लेकिन टेन और कॉट का क्या होता है, 0 से पाई के बीच में जितना ग्राफ बन गया है वही बार बार रिपीट होता रहता है, तो इसलिए ये दोनों पीरियड पाई के पीरियोडिक फंक्शन है और बाकी चारों पीरियड 2 पाई के हैं। अनडिफाइंड फंक्शन, 0/0 नहीं पता, अनडिफाइंड है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या आएगा, 0 आएगा, इन्फिनिटी नहीं पता। ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स है, 0 की पावर 0, 1 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0, ये सब इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं। अब ये वाला जो फंक्शन है एक्स
इसमें जो डिनोमिनेटर है उसमें जैसे ही 2 रखोगे ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो फंक्शन है इसमें sec x जो होता है 0 जब 90, ठीक है। तो अगर इसमें यहाँ 90 रख दिया, नहीं यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेन प्रॉब्लम है यहाँ पे अगर 90 रखोगे cos 90 0, और लॉगरिथमिक फंक्शन log x डिफाइन तब होता है जब x ग्रेटर देन 0 होता है। अगर ये चीज़ 0 हो गई तो log 0 डिफाइन ही नहीं है, ठीक है। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गई। इनवर्स फंक्शन होने के लिए कोई भी फंक्शन इनवर्स फंक्शन तभी हो सकता है जब वो 1 1 ऑन 2 हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। इनवर्स निकालने के लिए आता है, क्वेश्चंस का जब प्रैक्टिस सेट कराऊंगी तो उसमें बता दूंगी इनवर्स कैसे निकाला जाता है। यहाँ कुछ नहीं बताऊंगी, कोई फायदा नहीं है, फालतू लिखा हुआ है। मैंने जब फर्स्ट टाइम नोट्स बनाए थे तो बहुत डिटेल में बनाने की कोशिश की थी, इस वजह से। इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं, याद रखना, अगर कोई फंक्शन 1 1 ऑन 2 है तभी उसका इनवर्स फाइंड किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। बस ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है दैट मीन्स उसका इन्वर्स फाइंड किया जा सकता है अगर वो 1 1 ऑन 2 है। अगर 1 1 ऑन 2 है तो इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल है तो 1 1 ऑन 2, आगे पीछे दोनों चल रहे हैं। ये कुछ लिखे हैं आपके सामने, इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं ये, इनको आप लोग पढ़ोगे। ये स्टेप फंक्शन वही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जितने भी फंक्शन है वो स्टेप फंक्शन है, इसका कुछ खास काम नहीं है। सम और प्रोडक्ट ऑफ टू स्टेप फंक्शन इज ऑल्सो स्टेप फंक्शन, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर स्टेप फंक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो रिजल्ट फंक्शन मिलेगा वो फिर से स्टेप फंक्शन होता है। स्टेप फंक्शन कैन ओनली, स्टेप फंक्शन वही है जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ा है, स्मॉलेस्ट इंटीजर पढ़ा है, वो स्टेप फंक्शन ही है, ठीक है। पीस वाइज लीनियर फंक्शन इज द डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ स्टेप फंक्शन। ये सब आप मत पढ़े, इससे कोई काम नहीं है आप लोगों का, बस खत्म। ये कुछ कार्टेशियन प्रोडक्ट पर रिजल्ट है, ये देख लेना, ये इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ए बी कोई दो सेट है तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, पहली बात तो बराबर होते नहीं, और अगर बराबर होते हैं तो ए और बी बराबर हो तभी ये चीज़ पॉसिबल है। अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी है तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए का सबसेट होगा। अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी है फॉर एनी सेट सी, तो दोनों तरफ क्रॉस प्रोडक्ट लगा दो ए और सी बी के। अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी है, सी इज अ सबसेट ऑफ डी है, तो ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी के सबसेट के बराबर होता है, ठीक है। इनको ऐसे ही पढ़ लीजिएगा या फिर सेट बना करके किए जाते हैं, या ऐसे ही पढ़ करके याद कर लो। ये तीन इंपॉर्टेंट है, ए क्रॉस बी कर दो यूनियन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, ठीक है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, तो ए का इंटरसेक्शन सी के साथ, बीच में क्रॉस, बी का इंटरसेक्शन डी के साथ, ठीक है। ये दो आपके सामने लिखे, इनको भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ए बी हैव एम कॉमन एलिमेंट्स। ए और बी में अगर कोई, इनको देख लेना, वैसे ये वाला इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया एग्जाम में, मतलब ये डायरेक्ट लिखा हुआ आ जाता है इसलिए बताया ये। ए बी हैव एम कॉमन पॉइंट्स, इनको पढ़ लेना ताकि ध्यान रहे बस, ठीक है। देन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में मान लो ए के अंदर 1 2 3 है, बी के अंदर 1 2 4 है, तो इसमें और इसमें दो दो कॉमन एलिमेंट्स हो गए, दो कॉमन एलिमेंट हो गए ए और बी में, ठीक है। तब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में 2 की पावर 2, दैट मीन्स 4 एलिमेंट्स कॉमन होंगे, ये बोल रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ए और बी सेट में एम कॉमन एलिमेंट है तो ए क्रॉस बी हो या बी क्रॉस ए में एम स्क्वायर एलिमेंट्स मिलेंगे आपको कॉमन। नहीं 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 सॉरी, कॉमन नहीं। अगर ए और बी में एम कॉमन एलिमेंट है तो ए क्रॉस बी बनाओ या बी क्रॉस ए बनाओ, एम स्क्वायर एलिमेंट्स होंगे। जैसे ए में तो सिर्फ 1 2 है, बी में मैंने कहा 1 3 है, तो मैं ए क्रॉस बी बनाती हूँ। कॉमन एलिमेंट कितना है, एक, तो एम की वैल्यू 1 हुई। ए क्रॉस बी बनाऊँ तो 1 1 1 3 2 1 2 3, ठीक है। ये बिना, ठीक है, ये मैंने शायद आधा लिखा हुआ है लाइन। और अगर मैं बी क्रॉस ए बनाऊं,
1 3 का 1 2 से, तो 1 1 सॉरी, हाँ 1 1 1 2 3 1 3 2। तो कितने कॉमन एलिमेंट्स हैं? 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स ये है ना। तो यहाँ विल हैव m स्क्वायर कॉमन एलिमेंट्स, ये सही कर लेना। अगर a और b में m कॉमन एलिमेंट है तो a क्रॉस b और b क्रॉस a में m स्क्वायर कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, ये ध्यान रखना है। ये नोट्स, ये क्लास आपकी ख़त्म हो गई है। मतलब ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है ना, तो इसलिए थोड़े शॉर्ट शॉर्ट सेशन करे, और टाइम थोड़ा मुझे कम मिला इसलिए शॉर्ट सेशन में किए हैं। सेट थ्योरी के लिए मुझे कंप्लीट 1 1.5 घंटा बैठने का मिल गया था, उतना भी टाइम मुझे नहीं मिलता है, कभी कभी ऐसा भी होता है, तो इसलिए वो कंप्लीट बना पाई थी वन शॉट, और इसमें मैं पार्ट्स में सेशंस बना दूँगी। ये फंक्शन आपका कंप्लीट हो गया। अगर इसमें आगे कुछ है तो मैं आपको मिल जाएगा, अदरवाइज़ ये कंप्लीट हो गया यहाँ तक, ठीक है।